अरस्तु की दासता का जो सिद्धांत है उसकी आलोचना करेंगे। अरस्तु दासता उसकी आलोचना, इसमें दोष क्या है, इसमें क्या कमियां हैं। इससे पहले वीडियो में हमने अरस्तु की दास प्रथा के बारे में बात की थी कि अरस्तु किस प्रकार से दास के बारे में कहता है। यूनान में जो तत्कालीन जो यूनान की जो शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था में किस प्रकार की दास की व्यवस्था थी। तो अरस्तु ने दास प्रथा किस प्रकार से है या दास प्रथा के क्या क्या आधार है, दास प्रथा के क्या क्या प्रकार हैं, उसके बारे में हमने इससे पहले की वीडियो में बात की थी। आज हम इस वीडियो में अरस्तु के दो दासता का जो सिद्धांत है उसकी जो आलोचना करते हैं कि किस प्रकार से अरस्तु की दास प्रथा में कमियां हैं या उसकी आलोचना किस प्रकार से की जा सकती है। तो पहली बात करते हैं कि अरस्तु की जो दास प्रथा वो इस आधार पर अस्वीकार करते हैं कि वैज्ञानिक औद्योगिक युग में दास प्रथा को स्वीकार करना संभव नहीं है। आज वर्तमान में जो हम स्थिति देखते हैं कि आज का जो युग है वैज्ञानिक युग है या औद्योगिक युग है, और ऐसी स्थिति में या इस अवस्था में दास प्रथा को स्वीकार करना संभव नहीं है, क्योंकि आज्ञा मानने वालों की जो संख्या है शासित होने वालों की संख्या से ज़्यादा है। यानी कि जो व्यक्ति शासक करने वाले व्यक्ति उससे ज़्यादा आज्ञा मानने वालों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था होती है उसमें बहुत पक्ष होता है या ज़्यादा बहुत संख्या वाले होते हैं, उसकी शासन होता है। तो इस प्रकार से वो कहता है कि लोकतांत्रिक या औद्योगिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो वर्तमान में ये उपयोगी नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि अरस्तु ने कहा कि दास प्रथा प्राकृतिक है, तो इस बात का भी खंडन करते हैं। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि दास प्रथा प्राकृतिक नहीं है, क्योंकि मनुष्य में है भिन्नता और बुद्धि की कुशलता होते हुए भी एक प्राकृतिक समानता पाई जाती है। वो कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य हो सकता है उसमें बुद्धि का जो लेवल है वो कम हो सकता है। कुछ व्यक्ति मानसिक रूप से काफ़ी मजबूत होते हैं या मानसिक रूप से ज़्यादा विद्वान होते हैं, या कुछ व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। ये होने के बाद में भी वो देखते हैं कि प्राकृतिक रूप से कई बार से इसमें समानता ही पाई जाती है, और इन समानता के आधार पर हम उसको दास श्रेणी में नहीं ले सकते हैं। जैसे मैक्सी ने अरस्तु की दासता को अवैध घोषित किया है। मैक्सी ने कहा कि अरस्तु की जो दास प्रथाएँ वो अवैध हैं या वैज्ञानिक रूप से सार्थक नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अरस्तु दास प्रथा का जो मत है वो एक विरोधाभासी मत है। अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में जो बात की है ये एक तरह से विरोधाभासी है। वो आगे कहते हैं कि एक तरफ अरस्तु कहता है कि दास में शारीरिक क्षमता या शक्ति ज़्यादा होती है। कहता है दास जो व्यक्ति होता है, मंद बुद्धि का व्यक्ति होता है, उसमें शारीरिक शक्ति या बल ज़्यादा होता है, लेकिन वो आगे ये कहता है कि कभी कभी उसमें क्षमता नहीं भी होती है। यानी इस प्रकार से वो दो बात करता है। तो ये दोनों बातें आपस में एक विरोधाभासी टकराव पैदा करती है। एक तरफ तो वो कहता है कि दास बलवान है, दूसरी तरफ वो उसके साथ कहता है कि दास कमज़ोर भी होते हैं। तो ये दोनों ही पक्ष है वो विरोधाभासी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अरस्तु कहता है कि शासक और शासितों का जो वर्गीकरण है ये कृत्रिम एवं अस्वाभाविक है। अरस्तु ने जो बात की है शासक और शासित या स्वामी और दास के बारे में जो बात की है, इसका वर्गीकरण जो किया गया ये कृत्रिम और अस्वाभाविक है, क्योंकि रॉस ने बताया कि शासित व्यक्ति बुद्धि शून्य नहीं होते हैं, आज्ञा पालन करने वाले मूर्ख नहीं कहलाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति आज्ञा का पालन करता है इसका तात्पर्य वो व्यक्ति मूर्ख नहीं है। तो एक तरफ अरस्तु कहता है कि दासों के साथ मनुष्य या मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, तो फिर दास में संदेह क्यों। जब एक तरफ से कहता है वो दासों के साथ में एक स्नेह या मित्रवत व्यवहार किया जाना चाहिए, तो फिर उसके साथ में इस प्रकार की भिन्नता क्यों है, उसको क्यों हीन दृष्टिकोण से देखा जाता है। नेक्स्ट कहता है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर ये संभव नहीं है, क्योंकि अरस्तु कहता है कि दास अपने व्यक्तित्व को स्वामी के व्यक्तित्व में लीन कर देता है, और दास और स्वामी के जो व्यक्तित्व में भिन्नता होती है। अब दो चीज़ें एक साथ कह रहे हैं। एक तो कहता है कि स्वामी का जो व्यक्तित्व होता है या दास का व्यक्तित्व होता है, या दास का व्यक्तित्व स्वामी के व्यक्तित्व में मिल जाता है या उसमें तल्लीन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये दोनों में भिन्नता किस प्रकार से पाई जाती हैं। स्वामी में मिल गया, इसका मतलब जो बुद्धि स्वामी में है वो दास में भी है, या जो गुण दास स्वामी में पाए जाते हैं वो गुण दास में भी पाए जाने चाहिए, क्योंकि उनकी जो विचार है उसमें मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से भी इसकी आलोचना की जाती है। योग्य कौन है और अयोग्य कौन है अथवा स्वामी और दास का निर्णय करना संभव नहीं है। आगे आलोचक कहते हैं कि अरस्तु
ने जो दास प्रथा के बारे में, स्वामी और दास के बारे में जो चीज़ें बताई हैं, इन दोनों में कौन योग्य है या कौन अयोग्य है, कौन शासन करेगा या किस पर शासन किया जाएगा, तो इस प्रकार का निर्णय करना संभव नहीं है। फिर आगे कहता है कि परस्पर इनके जो विचार है, परस्पर विरोधी विचार है। आगे वो कहता है कि अरस्तु कहता है कि दास प्राकृतिक है, उससे मुक्ति संभव नहीं है। लेकिन साथ में अरस्तु ये भी कहता है कि दास प्रथा स्थायी नहीं है। बुद्धि का विकास होने पर दास को या उसके पुत्र को दासत्व से मुक्त किया जाएगा। तो एक तरफ से तो वो कहता है प्राकृतिक है, और एक तरफ कहता है कि जब उसमें बुद्धि का विकास हो जाता है तो ऐसी स्थिति में उसे स्वतंत्र या मुक्त भी किया जा सकता है। फिर आगे कहता है कि अरस्तु दास प्रथा के सिद्धांतों में समानता एवं स्वतंत्रता के मानवीय सिद्धांतों का पर भीषण आघात करता है। यानी कि आज हम जो लोकतांत्रिक देशों की जब बात करते हैं, तो लोकतांत्रिक देशों में तो सबसे पहले व्यक्ति प्रथम है, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता है। उस स्वतंत्रता और समानता की सुरक्षा करना एक राष्ट्र का कर्तव्य बनता है। या एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जो शासक है, तो उसका कर्तव्य बनता है कि किस प्रकार से व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा की जाए, या उसमें समानता और स्वतंत्रता किस प्रकार से विकसित की जाए, उसकी कैसे सुरक्षा की जाए। तो ऐसी स्थिति में अरस्तु की जो दासता का सिद्धांत है, तो दास प्रथा के रूप में जब एक व्यक्ति को एक बंदी सा जीवन जीने के लिए मजबूर किया जाता है, तो इस प्रकार से एक व्यक्ति की जो गरिमा में जीवन जीने का जो उसका अधिकार है, समानता और स्वतंत्रता है, उसको छीन दिया जाता है, या उसके ऊपर प्रगाढ़ या उसके ऊपर भीषण आघात किया जाता है। तो इस प्रकार से भी एक आलोचना की जाती है। दासता का सिद्धांत अवैज्ञानिक है, क्योंकि दास को एक मनुष्य के समतुल्य समझना या दास को एक क्रय विक्रय के रूप में, एक वस्तु के रूप में उसका व्यापार करना, उसका क्रय विक्रय करना, इस प्रकार को विज्ञान कभी स्वीकार नहीं करता है। या वर्तमान स्थिति में हम देखते हैं कि एक मनुष्य का जो क्रय विक्रय है, या उसको एक पूंजी या उसको किसी वस्तु के रूप में जब उसकी बिक्री की जाती है, तो इस प्रकार ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अवैज्ञानिक है, या इसको विज्ञान कभी भी स्वीकार नहीं करते हैं। अंतिम बात हम करते हैं कि अरस्तु कहता है कि यूनानी कभी दास नहीं हो सकते हैं, केवल शासन करने के लिए ही पैदा होते हैं। ये जरूरी नहीं है। इस बात को लेकर के अरस्तु की सबसे ज़्यादा जो आलोचना की गई थी, या आलोचकों ने सबसे ज़्यादा आलोचना इस बात की थी कि अरस्तु ने एक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है, उसने एक भिन्नता प्राप्त की है। केवल अपने ही क्षेत्र को उन्होंने एक महत्व दिया है, कि उन्होंने कहा है कि यूनान में पैदा होने वाला व्यक्ति केवल शासन करने के लिए पैदा होता है, वो कभी दास नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार की हम बात करते हैं तो ये एक गलत बात है, या एक भेदभाव वाला मैसेज है। क्योंकि प्राकृतिक रूप से तो देखा जाए तो सभी, या तो अरस्तु की दास की बात करते हैं तो प्राकृतिक दृष्टिकोण से दास सभी जगह पाए जाने चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर एक अरस्तु एक यूनान की स्थिति को देखते हैं तो इसमें ये भिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार से अरस्तु की जो दास प्रथाएँ, इसमें काफ़ी कमियां एवं काफ़ी दोष ढूंढने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से आलोचकों ने इसकी आलोचना की है। तो इस प्रकार से अरस्तु की जो दास प्रथा है, हो सकता है कि उस समय यूनान के तत्कालीन जो शासन व्यवस्था थी, जहाँ छोटे छोटे एक राज्य, एक कबीलों या कुटिलों के रूप में जो शासन करते थे, या कम क्षेत्र पर शासन करते थे, जिसमें कबीला का जो मुखिया होता था उसके इर्द गिर्द कुछ व्यक्ति हुआ करते थे। तो इस प्रकार से हो सकता है कि उस समय ये हो, लेकिन वर्तमान में इसकी कोई उपयुक्तता नहीं है। फिर भी अरस्तु ने दासता के बारे में कुछ मानवीय एवं नैतिकता का भी ध्यान रखा है। धन्यवाद।